बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फ़िज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.3 करना है। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4.3, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। इनमें हमने फ़र्क वाज़े करना है। लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं, टॉर्क एंड कपल क्या होता है, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखते हैं इनको। लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस, सबसे पहले हम पैरेलल फोर्सेस को डिफाइन करते हैं कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। कि ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हों उनको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ये चेंज नहीं होता। हम यहाँ से डिस्टेंस ले लें या हम यहाँ से डिस्टेंस ले लें या हम यहाँ से डिस्टेंस ले लें, तो ये अगर सेम रहे तो इसका मतलब ये होता है कि ये पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। जैसे इस शक्ल में दिखाया गया है कि इस एक बॉडी के ऊपर 4 फोर्सेस लग रही हैं। F1 है, F2 है, F3 है और F4 है। तो ये चारों फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल फोर्सेस हैं। F1, F2, F3 एंड F4 आर पैरेलल फोर्सेस। अब हम देखते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। लाइक फोर्सेस या लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है इनको। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, यानी पहली कंडीशन ये है कि वो पैरेलल हों, यानी उनकी लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान डिस्टेंस जो चेंज ना हो रहा हो, वो एक दूसरे को कभी क्रॉस ना कर रही हो। टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि इस बॉडी के ऊपर ये 4 फोर्सेस लग रही हैं और चारों फोर्सेस की डायरेक्शन इस तरह से है, यूं अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं चारों फोर्सेस। तो ये चारों फोर्सेस जो हम इनको कहेंगे ये लाइक फोर्सेस हैं या लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो F1, F2, F3 एंड F4 आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल, यानी पहली कंडीशन ये है कि वो पैरेलल हों, एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करें, उनकी लाइन ऑफ एक्शन को जितना मर्जी बढ़ा दें वो एक दूसरे को कभी क्रॉस ना करें, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम रहे, तो वो पैरेलल होंगी। तो एक कंडीशन तो ये है कि पैरेलल हों टू ईच अदर, बट डायरेक्शंस अपोजिट टू ईच अदर, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ये लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एक फोर्स ये लग रही है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये दोनों पैरेलल हैं और इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। F1 एंड F2 आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो 3 चीज़ें हो गई, एक पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शन की कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हों। और फिर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो फिर हम उसको कहते हैं ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम कहते हैं ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। सेकंड क्वेश्चन था हमारा टॉर्क क्या होता है और कपल क्या होता है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, यानी टॉर्क किसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। अगर कोई बॉडी ऐसी है जो किसी एक्सिस के गिर्द घूम सकती है और उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं उसको घुमाने के लिए उस एक्सिस के गिर्द, तो वो फोर्स कितनी इफेक्टिव है उसको घुमाने में, तो इसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ये फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है। टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। ये फोर्स और फोर्स का जो मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म क्या होता है, यानी फोर्स जिस पॉइंट पे लग रही है बॉडी के उस पॉइंट से जो बॉडी का एक्सिस है रोटेशन का वहाँ तक का डिस्टेंस होता है उसको मोमेंट आर्म कहते हैं। तो फोर्स कितनी लग रही है और मोमेंट आर्म कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये टॉर्क कहलाता है। टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई टॉ, इसको टॉ पढ़ते हैं। इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर, और इसका यूनिट जो है न्यूटन मीटर होता है। और मैथमेटिकली टॉर्क बराबर होता है एफ ज़रब एल के। यहाँ पे दिखाया गया है ये एक बॉडी है, इस एक्सिस के गिर्द इसने रोटेट करना है,
यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है, ये फोर्स इस बॉडी को इस तरह से टर्न करेगी, यूँ यूँ रोटेट करेगी, और इसका जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो ये फोर्स, और इस फोर्स का इस एक्सेस से जो डिस्टेंस है वो ये L बनता है। तो F ज़रब L के बराबर टॉर्क बनेगा। कपल क्या होता है इसको देख लेते हैं अब। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये कपल जो है वो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मिलके बनाती हैं ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक फोर्स 10 न्यूटन की हो दूसरी 5 न्यूटन की हो तो वो कपल। तो कपल बनाने के लिए दोनों फोर्सेस जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए, और वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए, यानी उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये है बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, और वो सेम लाइन पे एक्ट नहीं करनी चाहिए, तो तब वो कपल बनता है। अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से बनता है। कैसी हो फोर्सेस? ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, और वो एक ही लाइन पे एक्ट ना कर रही हो, तो फिर वो कपल कहलाता है। यानी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों बराबर, लेकिन एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। तो व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल ही अप्लाइज अ कपल ऑन द स्टीयरिंग व्हील। ये हमने उसकी एग्जांपल दे दी कि जब ड्राइवर जो है गाड़ी को किसी कॉर्नर से मोड़ रहा होता है तो वो दोनों बाजुओं से स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बराबर फोर्स लगाता है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, और दोनों एक लाइन में भी नहीं होती। तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि वो ड्राइवर जो है जो उस स्टीयरिंग व्हील को टर्न करने के लिए वो उसके ऊपर कपल अप्लाई कर रहा होता है। तो कपल को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी है। इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, यानी एक लाइन में नहीं है दोनों। तो ये क्या करेंगी दोनों फोर्सेस? इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स जो है वो इस तरफ को टॉर्क अप्लाई करेगी, और ये फोर्स जो है इस तरफ को टॉर्क अप्लाई करेगी। बॉडी के ऊपर टॉर्क जो है उसकी डायरेक्शन एक ही रहेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस तरह से जब दो फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लगती हैं और उसको किसी एक्सिस के गिर्द रोटेट करती हैं, तो हम कहते हैं इस बॉडी के ऊपर कपल अप्लाई हो रहा है। तो ये कपल जो है इसको मालूम करने के लिए कि कितना है, जैसे हमने टॉर्क मालूम किया था, तो एक्चुअली इसके ऊपर दो टॉर्क ही लग रहे हैं। एक ये टॉर्क है F, और इसका ये मोमेंट आर्म है। तो F इंटू ओ ए इसका टॉर्क हो जाएगा, और F इंटू ओ बी इसका टॉर्क हो जाएगा। दोनों को जमा करेंगे तो ये बॉडी के ऊपर कपल जो है वो मालूम होगा कितना है। तो टॉर्क ऑफ अ कपल इज गिवन बाई F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी। तो यहाँ से F कॉमन ले लेते हैं, तो F इंटू ओ ए प्लस ओ बी रह जाएगा। तो ओ ए प्लस ओ बी क्या है? ये दोनों फोर्सेस के दरमियान का डिस्टेंस है, ये वाला। तो इसको हम ए बी कहेंगे डिस्टेंस को, दोनों फोर्सेस के दरमियान ए से लेकर बी तक डिस्टेंस है। तो F इंटू ए बी ये टॉर्क बनता है। यानी कोई एक फोर्स ले लें और उन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कपल की वैल्यू निकलती है कि कपल कितना अप्लाई हो रहा है। स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम जो है इसकी तीन स्टेट्स हैं। एक स्टेबल स्टेट होती है, एक अनस्टेबल स्टेट होती है, और एक न्यूट्रल स्टेट होती है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि स्टेबल और न्यूट्रल जो है इसको बयान कर दें। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। कि बॉडी जो है इस हालत में पड़ी हुई हो कि अगर हम उसके ऊपर हल्की सी फोर्स लगा के उसको हल्का सा टिल्ट करें, तो उस फोर्स को जब हम छोड़ें तो बॉडी जो है वो अपनी पहली पोजीशन जो थी उस पोजीशन में वापस आ जाए। जैसे एक किताब है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, आप उसका एक साइड पकड़ के उसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं और फिर छोड़ दें तो वो वापस उसी पोजीशन में चली जाती है। तो अगर ऐसा हो तो हम कहते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोएस्ट पोजीशन। उस वक्त उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पोजीशन में होता है। व्हेन इट इज़ टिल्टेड, जब हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस,
तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो राइज हो जाता है, यानी पहली पोजीशन से वो ऊपर चला जाता है। जैसे ये शक्ल में दिखाया गया है कि ये एक बॉडी पड़ी हुई है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हमने इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर उठाया तो ये देखें इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस लेवल से ऊपर चला गया ये। तो स्टेबल कंडीशन में जब कोई इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी होती है तो उस वक्त उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लोएस्ट पोजीशन में होता है। जब हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करता है। तो जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे था ऐसे ही वापस आ जाएगा इसी पोजीशन में। अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का बेस है ये वाला। जब तक ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो इसका ये वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वेट की, वो जब तक इस बेस के अंदर रहेगी तब तक ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। अब हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, प्रीवियस पोजीशन में उसको डिस्टर्ब किया जाए, यानी उसके ऊपर हल्की सी फोर्स लगाई जाए, वो नई पोजीशन में चली जाए, यानी उस पोजीशन में वापस ना रहे, नई पोजीशन में चली जाए, और नई पोजीशन भी उसकी वैसी ही हो जैसी पहले थी, पहली वाली पोजीशन थी। इट इज़ सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो हम कहते हैं वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, यानी प्रीवियस पोजीशन से हम उसको डिस्टर्ब कर दें और वो नई पोजीशन में आ जाए, इट इज़ सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और इसमें क्या होता है, इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट, वो सेम हाइट पे रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स न्यू पोजीशन। उसकी न्यू पोजीशन तो बन जाती है लेकिन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसी पोजीशन में रहता है जिस पोजीशन में पहले था। जैसे ये डायग्राम में आपको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम दिखाया गया है कि ये एक बॉल है, उस बॉल को हमने ये यहाँ से पुश कर दिया, ये इस पोजीशन में चला गया। अब इस पोजीशन में यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, अब यहाँ पे जाके नई पोजीशन तो आ गई है लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लेवल पे है। फिर ये रोल होता हुआ यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसी पोजीशन में रहा लेकिन इसकी अपनी पोजीशन चेंज हो गई है। फिर यहाँ से रोल करता हुआ यहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लेवल पे रहा लेकिन इसकी अपनी पोजीशन चेंज हो गई है, नई पोजीशन में आ गया जी। तो बॉडी नई पोजीशन में चली जाती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना राइज करता है ना डाउन आता है, वो सेम पोजीशन में रहता है। तो हम कहते हैं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो नई पोजीशन भी उसकी वैसी ही होती है जैसी पहली पोजीशन थी। जैसे एक बॉल है, टेनिस बॉल है, आप उसको फर्श के ऊपर रोल कर देते हैं तो वो दूसरी पोजीशन पे जाके उसी हालत में रुक जाता है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लेवल पे रहता है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पोजीशन उसकी चेंज हो जाती है, वो नई पोजीशन में भी वैसा ही होता है जैसा पहली पोजीशन में था। तो उसको हम कहते हैं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लिया करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।